हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। अब देखो भाई, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वेक्टर्स के टाइप्स देखे थे और वेक्टर्स जैसे कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। आज जो हम करेंगे नेक्स्ट, वो करेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है। आज हम वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड होता है उसमें तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं। अब जब सीधा ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल अलजेब्रिक जो मेथड है उस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उनका खुद का वेक्टर का खुद के रूल्स हैं, तो वेक्टर एडिशन के खुद के रूल्स हैं। हम आज वही सब रूल्स देखेंगे, ठीक है, कि वेक्टर एडिशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसने यहां से स्टार्ट किया। यहां से स्टार्ट करने के बाद वो सीधा गया 4 मीटर, और इस 4 मीटर चलने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था 4 मीटर तक, तो फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है। 3 मीटर इस डायरेक्शन में गया वो, और आफ्टर दैट अब हमसे पूछने वाले ने क्या पूछा है कि इसको वेक्टर एडिशन से इसका रिजल्ट निकाल के दिखाओ। तो हमारे हिसाब से तो इसमें ये वाला जो, अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो ये तो क्या बनता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट अगर हमें वेक्टर चाहिए, दैट मीन्स हम इस तरह से जाएंगे यहां पर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पर, और ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब इन्होंने तो हमें बता दिया कि 4 मीटर और 3 मीटर हम गए हैं, तो 4 मीटर और 3 मीटर हम गए हैं, तो क्या पूछा गया है हमसे कि आप इसका रिजल्ट बताओ। तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए था, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर क्या होना चाहिए था, उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था। लेकिन इन रियल केस दिस इज नॉट द केस। सिचुएशन, रियल सिचुएशन में ये केस नहीं था। रियल सिचुएशन में जब हमने आंसर देखा तो वो कितना था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर द रूट, मतलब आंसर कितना था इसका, 5 मीटर। तो जब वेक्टर्स में हमने इसका आंसर देखा तो वो कितना था, 5 मीटर, और जो हम अलजेब्रिक सम कर रहे थे उसमें कितना था, 7 मीटर। तो यहां से क्या बात निकल कर आई, यहां से ये बात निकल कर आई कि हम सिंपली वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर डिपेंड्स ऑन एंगल 2। एंगल के ऊपर भी वेक्टर डिपेंड करता है। तो हमें वेक्टर के एडिशन के लिए या फिर वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से रूल्स देखने पड़ेंगे कि क्या कुछ रूल्स हैं वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां से देखो, ये हमारे पास, और एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैंने वेक्टर स्टार्ट करवाया था उस टाइम भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज द बेसिक ऑफ ऑल वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट से ही सारे वेक्टर्स की जो कंप्लीट है आगे वो सारे वेक्टर्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द बेसिक वेक्टर है ये हमारे पास। अब देखो इसमें रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास। वैसे तो जो रिजल्ट आएगा, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, a प्लस बी। और इसको मैं आर वेक्टर बोल दूं, मैंने कुछ नाम दे दिया आर। आर क्या है हमारे पास, a प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। r इक्वल्स टू a प्लस बी। अब इस a प्लस बी को हम कैसे निकालते हैं, एंगल पर डिपेंडेंसी देखते हैं। तो वो सारी चीज अभी हम देखेंगे कि एंगल पर कैसे डिपेंडेंसी होती है, लेकिन निकलेगा कैसे, हमने बोल दिया कि a प्लस बी करके निकलेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इफ r इज रिजल्टेंट, if r is रिजल्टेंट, इसको 2 बूंद पिला देते हैं पोलियो की, ठीक है, 2 बूंद इसकी जिंदगी की। अब देखो भाई, क्या कह सकते हैं हम यहां से कि अगर r कोई रिजल्टेंट वेक्टर है और 2 वेक्टर्स इस तरह से रखे हुए हैं कि जो a वेक्टर है उसके हेड से b वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है, ठीक है। a वेक्टर के हेड से b वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो a वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और b वेक्टर के हेड पर खत्म होगा। होगा तो यही ना, नॉर्मली तो यही है या नहीं है।
तो देखो रिजल्टेंट लिखा कैसे जाएगा, हमें तो ऐड करना है ना। अब ऐड करना है तो एडिशन हम निकालना तो क्या चाहते थे, a प्लस बी, ए और बी का ऐड करना चाहते थे, सम करना चाहते थे। तो जो आर आएगा उसको हम उस सम को क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट बोल रहे हैं। तो रिजल्टेंट, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, A and B, such that इसके हेड से B की क्या स्टार्ट है, टेल, ठीक है, टेल ऑफ B coincides with हेड ऑफ A के हेड के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है देन R, जो कि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम, क्या है ये, टेल ऑफ ए वेक्टर, विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए वेक्टर एंड ends at tip of B वेक्टर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपके पास ये हमने लिखी है, डेफिनेशन लिख दी है, और होता क्या है इन जनरल, अगर आप देखो ना, ये क्या है, इस तरह से अगर हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मुझे इस पाथ के लिए एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की पोजीशन। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की पोजीशन बनाएंगे तो जब वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर की जो टेल होती है, पूंछ जो होती है, जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है, वो तो दिखाता है उसका इनिशियल पॉइंट, और जो वेक्टर का एरो हेड होता है वो दिखाता है उसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। उनकी जो लेंथ होती है वो दिखाती है उसका मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या दिखाता है, उसकी डायरेक्शन। तो ये यहां से क्लियर हो गया होगा, जब हमने पीछे पढ़ लिया था, कल वाला जो देखा था, अगर वो आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहो कि कैसे होगा, अब ये मत बोलना कि मैडम सीधा r इक्वल्स टू a प्लस बी लिख दिया आपने। हमने r तो क्या माना है भाई, r तो हमने रिजल्टेंट माना है, ठीक है। r हमने क्या माना है, रिजल्टेंट माना है, और जो ये r हमने रिजल्टेंट माना है, ये होना तो क्या चाहिए था, हम निकालना तो क्या चाहते थे, a प्लस बी हम निकालना चाहते थे, ठीक है। इसको क्या हो गया भाई, a प्लस बी हम निकालना चाहते थे, r हमारे पास a प्लस बी हम निकालना चाहते थे, तो ये हम निकालना चाहते थे। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई, इसका एक्सप्रेशन हम तब देखेंगे जब हम इसका एनालिटिकल मेथड देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसका फिजिकल मीनिंग, कि इन रियल लाइफ इसका मतलब क्या है, कि हम वेक्टर ऐड कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो अब हमें ये पता चल गया कि r अगर किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है तो उनका जो r होगा, जो दोनों वेक्टर्स हैं, और किस तरह से हैं वो वेक्टर्स, कि एक की टेल से दूसरे की, एक के हेड से दूसरे की टेल स्टार्ट हो रही है, तो जो पहले वाला था उसके टेल से दूसरे के हेड तक होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आप देख लेते हैं कि मान लो आपके पास क्या गिवन है, ये दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स आप लोगों को गिवन है। अब ये दोनों ही क्या है, अपोजिट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में है और ना ही जुड़े हुए हैं। तो वेक्टर्स के लिए कल मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिखवाया था, और उस पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखवाया था कि आप वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, ये मैंने जो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर को मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है, सेम डायरेक्शन का, सेम लेंथ का, ये बी वेक्टर मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। अब जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को, इसके जब मुझे रिजल्टेंट देखना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों को कोइंसाइड करूंगी। इसके हेड से इसको स्टार्ट किया, इसकी टेल, और ये बना दिया ए वेक्टर, ठीक है। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। और ये जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये देखो आपको किसकी जैसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल की जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब जब ये ट्रायंगल की जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको हम बाद में करेंगे, या फिर पहले अभी लिख दें,
चलो लिख ही देते हैं, आप जब बना ही दिया। तो ये जो लॉ कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहलाएगा आप लोगों के पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। तो ये इस ट्राइंगल लॉ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इफ A and B are two vectors represented by sides of a triangle, और यहां पर एडजेसेंट लिख लेना, साथ साथ की जो साइड है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की भी उसी में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इससे अपोजिट में हो जाए। देन देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा? देयर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड, उनका रिजल्टेंट तीसरी साइड से दिया जाएगा, जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर ए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट कैसे दिया जा रहा है? इस वाले इनकी थर्ड साइड से, ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है और इसकी डायरेक्शन क्या है? दोनों से अपोजिट है। तो ये जो लॉ कहलाता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। और एक फंडामेंटल कंडीशन और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछी जाती है। फंडामेंटल कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन, फंडामेंटल कंडीशन कि मतलब बेसिक क्या है, किस आधार पर आप वेक्टर्स को ऐड करते हो। फंडामेंटल कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन, तो ये क्या होती है? द वेक्टर्स शुड बी ऑफ सेम नेचर, वेक्टर्स शुड बी ऑफ सेम नेचर। जो वेक्टर्स है उनका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, दोनों का सेम तरह का नेचर होना चाहिए। मतलब अगर एक डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे वही बात है कि आप 5 किलो चीनी में 2 मीटर कपड़ा नहीं ऐड कर सकते हो, तो दोनों की जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है? तो फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड लिखो, when the vectors are acting in same direction, when the vectors are in same direction, जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तब क्या होता है? तो देखो ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B। आपको A प्लस B निकालना है, तो हमें तो क्या करना है? हम क्या करेंगे? हमने बना दिया, मैंने यहां पर बना दिया क्योंकि मेरे पास क्या है? एक आजादी है कि मैं वेक्टर्स को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकती हूं। अब दूसरे का क्या करना है? दूसरे के हेड से इसकी टेल स्टार्ट करनी है और ये बना दिया मैंने वेक्टर बी, ठीक है, कर दिया। अब जो फंडामेंटल कंडीशन थी वो क्या थी कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा। अब पहले वेक्टर की टेल से इसी पर लाइन जाएगी, दूसरे वेक्टर के हेड तक सीधी लाइन जाएगी। वेक्टर्स ऑलवेज सीधी लाइन से ही शो किए जाते हैं। तो ये तो मतलब यही हो गया कि ये इसमें तो हम सीधा निकाल देंगे, तो ये तो क्या हो गया? सीधा ही R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, ठीक है। R क्या हो जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दोनों का सम हो गया। बस एक फंडामेंटल कंडीशन आप याद रखो कि अगर आपके पास वेक्टर्स हैं, कितने भी वेक्टर्स हैं, आप उनको ऐड करते जाओगे, आपको फाइनल किस तरह से निकलेगा फाइनली आपका वेक्टर? आपको जो सबसे पहला वेक्टर आपने स्टार्ट किया था उस पहले वेक्टर से स्टार्ट करना है और जो सबसे लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड को उससे मिला देना है, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब तीसरा क्या हो सकता है, व्हेन वेक्टर्स आर अपोजिट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जब वेक्टर्स किस में एक्ट करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। उस टाइम पे क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे है A, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे है B। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो क्या क्या मेथड है, हमारे पास मेथड है कि हमें इसके हेड से इस वेक्टर को स्टार्ट करना है, इसकी टेल को स्टार्ट करना है। तो देखो, अगर मैं इसके हेड से इसकी टेल स्टार्ट करूं और फिर इसी के डायरेक्शन में जाऊं, तो ये तो कैसे आएगा, इधर की तरफ आएगा या नहीं आएगा, मतलब इतनी लेंथ को कट कर दिया इसने, कर दिया। और अब जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा वो कितना वेक्टर बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा ना, ये वाला यहां से यहां तक का ये वेक्टर बनेगा ना, क्योंकि हमें फाइनल वेक्टर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट की टेल से स्टार्ट करते हैं और जो लास्ट वेक्टर था उसके हेड तक हम ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो इतना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास फाइनल वेक्टर। मैं इसको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ इस तरह से। तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें देखो, ये ए वेक्टर है, ये इतना इतना, बी का क्या है, अगर मैं इसको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहूं तो बी का क्या है, माइनस ऑफ बी, ठीक है। बी का क्या वेक्टर है, इसकी ही डायरेक्शन में अगर मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में लाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी, ठीक है, माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। अब यहां से जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अब एक बार देखो, ये कंप्लीट था ए, इसमें से ये भी हमने कर दिया माइनस, क्योंकि फाइनली तो बच कितना रहा है, यही बच रहा है, रिजल्टेंट आर, ये बच रहा है ना इतनी सी दूरी। और ये कैसे निकलेगी, कंप्लीट ए में से अगर हमने बी को माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री एंगल है, और अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब 180 डिग्री एंगल है। बाकी एंगल्स की हम बात करेंगे आगे। अभी जैसे एक तो हमने ट्रायंगल ला देखा है एंगल्स पर, अब बाकी एक और ला देखेंगे। तो ये हमारे पास होगा उस टाइम पे जब वेक्टर्स किसमें एक्ट कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने क्या देखा कि हमने एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट की थी। हम एक और वे से दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो मैं इसको या तो इस तरह से, एक तो जो अभी हमने ला पढ़ा ट्रायंगल ला, इस तरह से ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास ट्रायंगल ला। अब ये ट्रायंगल ला कई बार हम जो आगे और ज्यादा फर्दर प्रोसीड करेंगे उसमें हम कई बार ट्रायंगल ला में फंस जाते हैं, हम ट्रायंगल ला नहीं लगा पाते, उसमें हम वेक्टर को इतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमने एक और लाल निकाला। जब आगे आप फर्दर स्टडी करोगे ना तब पता चलेगा, ठीक है, वहां पर जब आएंगे तब कि कब ट्रायंगल ला लगाना है, कब पैरेललोग्राम ला लगाना है। तो ये है एक वेक्टर ए और ये है एक वेक्टर बी। अब आपको ये दोनों वेक्टर्स गिवन है, आपने क्या किया, ये जो ए वेक्टर था इसकी टेल से ही बी वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बी वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया। ये मान लो कुछ इस डायरेक्शन में गिवन है, आपको इस तरह से गिवन है, ओके। बी वेक्टर की टेल को आपने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट था वो किस तरह से गिवन था, ये देखो एक बार रिजल्टेंट कैसे आया। आपने इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना दिया और ये डायगोनल क्या दे रहा था, रिजल्टेंट दे रहा था, ठीक है। डायगोनल क्या दे रहा था, रिजल्टेंट। मतलब अगर आप उन दोनों को इस तरह से ऐड करते हो, इस तरह से कोइंसाइड करते हो कि दोनों किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, कौन होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। और डायगोनल भी कौन सा, एक डायगोनल ये भी तो हो सकता था, वो नहीं, डायगोनल भी कौन सा, वही डायगोनल जो उसी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है।
जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड हो रहे हैं उसी पॉइंट से अगर डायगोनल स्टार्ट होता है तो वो रिजल्टेंट देगा। और ये जो लॉ हमारे पास कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? दैट इफ टू वेक्टर्स A and B are represented by two sides of a parallelogram, two adjacent sides लिखना है, adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction starting from same point, starting from same point, then their resultant is given by then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram. From the same point. From the same point. ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया, वेक्टर्स का ऐड देख लिया, ये पैरेललोग्राम देख लिया, सब्ट्रैक्शन मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड कर रहे थे वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं और कुछ एक और एग्जांपल्स और एक और लॉ देख लेते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये तो था हमारे पास सिर्फ फिजिकल मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम एनालिटिकल मेथड करेंगे, उससे पहले हम कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये 4 वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 आपके पास वेक्टर्स हैं और ये जो चारों वेक्टर्स हैं, ये चारों वेक्टर्स, इनका आपको रिजल्टेंट बताना है। ये 1 2 3 एंड 4, इन वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट बताना है। तो आपके पास तो वही ट्रिक है, कितने भी वेक्टर्स हो एक वेक्टर पकड़ लो सबसे पहले। तो मैंने पहला वेक्टर पकड़ लिया, ये इस तरह से था। ठीक है, इसके बाद दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से थी, तो मैं दूसरे वेक्टर को इसके हेड से स्टार्ट करूंगी, इसके हेड से स्टार्ट किया, यहां तक लेकर गई। ठीक है, अब तीसरे वेक्टर को इसके हेड से स्टार्ट करूंगी तो ये यहां तक हो गया। चौथे वेक्टर को इसके हेड से स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमें बताना है इन चारों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट तो क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसको आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करो और फाइनल पॉइंट पर ले जाकर टिका दो। ठीक है, वो होता है हमारे पास रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये वेक्टर आर वेक्टर, मैंने इसको इसके इनिशियल पॉइंट से, जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट किया था वहां से मैंने इसको स्टार्ट किया, जहां पर आखिरी वेक्टर खत्म हुआ है वहां पर मैंने इसको खत्म कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास इसका रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट हो गया वेक्टर 1 + 2 + 3 और 4, इन चारों का रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, ये वेक्टर मतलब एक बंदा इतना डिस्टेंस चल के आया बट उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना सा था। होता क्या है, रिजल्टेंट दूरी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट है उससे तो हम तो उसी से स्टार्ट करेंगे ना, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो वो अपने आप ही अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है कि कुछ ऐसे हो और वेक्टर्स गिवन होते। ठीक है, चलो इन तीनों वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना होता तो रुको एक मिनट, और ये वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर फर्स्ट, ये वेक्टर सेकंड, ये वेक्टर थर्ड और ये वेक्टर फोर्थ। आपको अब इनका रिजल्टेंट बताना है। तो जब इनका रिजल्टेंट बताना है हम अपना सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये मेरे पास वेक्टर फर्स्ट था, मैंने बना दिया।
ये इसके सेकंड वेक्टर को इसके कहां से स्टार्ट करूंगी, हेड से, यहां से स्टार्ट कर दिया, ये वेक्टर सेकंड हो गया। थर्ड वेक्टर यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर दिया, ये हो गया मेरे पास थर्ड वेक्टर। ये थोड़ी छोटी सी लेंथ का है बस, ये थर्ड वेक्टर हो गया। रुको भाई, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये थर्ड वेक्टर यहाँ पे पहुंच गया मान लो ऐसा, और ये हो गया मेरे पास फोर्थ वेक्टर, ठीक है, ये फोर्थ वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, अब मुझे निकालना है इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा उसको मुझे कहां से शुरू करना है, रिजल्टेंट को मुझे स्टार्ट करना है जो मेरे पास पहला वेक्टर था उससे, ठीक है, रिजल्टेंट को मुझे पहले वेक्टर से स्टार्ट करना है और फाइनल जो वेक्टर है उसके साथ मिला देना है। तो इस केस में ये मेरे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास इस केस में रिजल्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर मेरे पास और भी ऐसे एग्जांपल्स होते, कितना भी चाहे कितने भी वेक्टर्स होते, जैसे कि ये वेक्टर्स हैं, इतने वेक्टर्स हैं, अब ये 5 वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, ऐड कर दिया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका मतलब हमारे पास अगर कोई पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है और वो n वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ n वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by sides of polygon, sides of a polygon, ठीक है, if n vectors are represented by sides of a polygon, या फिर इसको ऐसे लिखो, if any number of factors कर लो ना, if any number of factors are represented by sides of a open polygon, of an open polygon in magnitude and direction, then their resultant will be given by last side of the polygon या फिर क्लोजिंग साइड आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ली गई है। और अभी ये हमने इतने सारे एग्जांपल्स करके देख भी लिया है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया है अब तक का जितना भी था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। कल जो हम करेंगे वो करेंगे हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एक आज कर लेते हैं, ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल मेथड आज कर लेते हैं और पैरेललोग्राम वाला कल कर लेंगे। तो देखो एनालिटिकल मेथड मतलब अब फॉर्मूला निकालेंगे, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड अब हमें देखना है, वेक्टर एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ, पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ में क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंटेड हैं, ए साइड ये बी साइड, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो किससे दिया जाएगा, थर्ड साइड से दिया जाएगा। ट्रायंगल की थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो भाई, इससे पहले आप लोग एक और चीज लिख लो, पोजीशन वेक्टर और लिख लो। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन या फिर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन एंड डायरेक्शन, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बताएगा, डायरेक्शन ऑफ
एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। बॉक्स अप कर लेना है इसको, क्योंकि ये इसके साथ नहीं है, ठीक है, ये एक रह गया था छोटा सा। अब देखो यहां पर मैं बोलूं आपको कि आपको P की और Q का पोजीशन वेक्टर बताना है, P का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ और यहाँ पर, ठीक है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और P तक गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास P का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर थोड़ी देर बाद में क्या कहूं कि ये जो पार्टिकल था वो Q पर पहुंच गया है, तो फिर इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये OQ हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। अगर मैं यहीं पर आपसे ये पूछूं कि ये इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पर लिख भी लेना, OP इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये मान लो पोजीशन दिखा रहा है, इधर टाइम दिखा रहा है, ठीक है, तो ये T2 टाइम पर है और ये T1 टाइम पर, यहाँ पर T1 टाइम है, यहाँ पर T2 टाइम है, ठीक है। तो OP इज पोजीशन वेक्टर एट टाइम T1, OQ क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट टाइम T2, वेक्टर एट टाइम T2, ठीक है, और PQ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। PQ किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसकी एक खासियत होती है, इसके अगर आपने किसी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एरो हेड है वो ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट दिखाएगा। मतलब वो हमें ये भी बताएगा कि कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बनाते हुए बहुत ज्यादा सावधानी रखी जाती है। हालांकि जब आप वेलोसिटी, फोर्स वगैरह देखते हो उस टाइम पे इतना कंसेंट्रेट नहीं किया जाता है, बट जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना रहे हो उसका एक फिजिकल मीनिंग है कि बंदा यहां से इतनी दूरी पर है और इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एक खासियत है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सभी वेक्टर्स का ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पर। तो हमें निकालना है R, और R जब हमें निकालना है तो हमारे पास सबसे बेहतर तरीका क्या है, हम क्या कर दें, यहां पर इसको बड़ा ले लो, ठीक है, A है ये वेक्टर और ये है वेक्टर B, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास R निकालने के लिए सीधा मेथड है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होती तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, इस डायरेक्शन को मैंने आगे बढ़ा दिया A वेक्टर को, और ये क्या बना दिया मैंने, एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये मान लिया मैंने O P Q, और इसको मान लिया, इसको Q मान लिया, और इसको मान लिया मैंने N, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये तो कौन बना रहा है, रिजल्टेंट बना रहा है अल्फा के साथ, और ये जो वेक्टर था ये मैं देखना चाहती हूँ, मैंने देखा कि जो B वेक्टर है, A वेक्टर जो B वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा। A और B वेक्टर दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, यहां से जब अगर मुझे OP निकालना है, अगर मैं R स्क्वायर यहां से लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इस ट्रायंगल की ONQ ट्रायंगल की बात करूं तो R स्क्वायर क्या आ जाएगा, OQ का स्क्वायर, और ये OQ स्क्वायर क्या है, ON का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई डाउट नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, आप लोग छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो। अब देखो मुझे क्या पता है इसमें, ON के लिए ON को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, OP प्लस PN, ये दीज आर वेक्टर्स, ओके। ON क्या हो जाएगा, OP प्लस PN, OP तो मुझे पता है A, बट PN मुझे नहीं पता है, नहीं पता है तो गड़बड़ हो गई, और QN भी मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी, थीटा पता है मुझे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो मैं क्या करूंगी, थीटा से निकाल दूंगी, कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में निकाल दूंगी ना, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल QPN, आप देखो इन ट्रायंगल
PN। और ये वाले किस ट्राइंगल की बात हो रही थी? इन ट्राइंगल ONQ, ये इस ट्राइंगल की बात हो रही थी। इन ट्राइंगल QPN। देखो अब PN क्या है? बेस। QN क्या है? परपेंडिकुलर। और PQ क्या है? हाइपोटेनस। अब मुझे इनका हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस पता है तो बेस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कोस थीटा का। अब वो क्या होता है, जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? साइन, कोस और टैन। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल। ठीक है, तो साइन थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से साइन थीटा देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? QN अपॉन हाइपोटेनस क्या है? PQ। ठीक है, तो यहां से QN आ जाएगा। QN वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास? PQ की जगह क्या रख दूं? B साइन थीटा। चलो एक तो निकल गया। अब नेक्स्ट देखो कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है? दिस एम्प्लाइज, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। B साइन थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होगा? बेस। बेस क्या है? PN। PN है हमारे पास बेस। अब PN बेस है, इसके अपॉन में क्या करना है? हाइपोटेनस। ये हो गया। अब यहां ले जाओ तो PN वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? B कोस थीटा। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब देखो PN की वैल्यू आ गई है, यहां पर पुट कर दूंगी। QN की वैल्यू आ गई है, सॉरी 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 सॉरी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड, ये वाली फोर्थ। ठीक है, अब मैं अगर PN की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो मेरे पास ON आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ PN इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में PN की वैल्यू पुट करनी है तो क्या आ जाएगा? ON आ जाएगा। ON, और वो भी कितना आ जाएगा? OP तो कितना है? A, और PN कितना है? B cos थीटा। ठीक है, ON बन गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखो बीच वाले को रब कर दूं, मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड चाहिए, QN की वैल्यू चाहिए यहाँ पर और ON की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ मुझे चाहिए। नेक्स्ट लिख दो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ इन फर्स्ट। थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आपको रखनी है तो रख दो। OQ स्क्वायर मतलब R स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ON स्क्वायर। A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर, ओके, प्लस QN का स्क्वायर। QN क्या है? B साइन थीटा, B साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, ये इरेज कर देते हैं। अब यहां से निकाल दो, क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये A प्लस B कोस थीटा का फॉर्मूला जब हम खोलेंगे, कुछ यहां से लिख दो ना बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2A डॉट B, सॉरी 2AB कॉस थीटा। ठीक है, 2AB कॉस थीटा ये हो जाएगा हमारे पास। अब जब 2AB कॉस थीटा हो गया प्लस यहां से क्या आ जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, तो जो कॉमन आ सकता है वो A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म प्लस 2AB कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया है रिलेशन। किसके लिए आया है ये रिलेशन? फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पर देखो, ये अगर आप ऐसे ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरो नहीं लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं। अब हम डायरेक्शन और देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे तो
आर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली चीज तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास आर। आर आ गया। अब हम डायरेक्शन और देखना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन किससे दी जाती है ऑलवेज, tan थीटा से, ठीक है, tan थीटा। और थीटा क्या होता है वहां पर, tan थीटा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट बना रहा होता है फर्स्ट वेक्टर के साथ। थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए, जो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ बना रहा है। यहां पर हमने थीटा तो किसके बीच में ले लिया था, नाम दिया है हमने तो थीटा किसके बीच में ले रखा है हमने, दोनों वेक्टर्स के बीच में। अब हम क्या चाहते हैं, ये एंगल देखना चाहते हैं जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बना रहा है। तो ये एंगल क्या है, अल्फा। हमने क्या माना है इसको, अल्फा माना है इस एंगल को। तो जब हमने इस एंगल को अल्फा माना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है ट्रायंगल का, क्यू एन, और बेस क्या है ओ एन, ठीक है। क्यू एन क्या था भाई, क्या आया था क्यू एन, बी साइन थीटा, मुझे याद है, तुम अपनी नोटबुक में देख लो। और ये क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा, यही आया था आई थिंक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी कि किस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ठीक है। और अल्फा अगर आप निकालना चाहो तो वो हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो जाएगी हमारे पास डायरेक्शन। अल्फा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर आप लोगों को देखो, अब मैं इसमें तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके दिखाऊं। अगर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। ए और बीच के बीच में एंगल 90 डिग्री। स्पेशल केसेस में लिख लो, स्पेशल केसेस, इसको रब कर देती हूँ और इधर लिख देती हूँ स्पेशल केस, क्योंकि दोनों रिजल्ट हमें यूज करने हैं। स्पेशल केसेस, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, पहला, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आर कितना आएगा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। अब कोस 90 कितना होता है, 0। मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा अब तक, और मैंने भी शायद तुम्हें करवा चुकी हूँ एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, मतलब ये वाली कंडीशन है दोनों वेक्टर्स के बीच में। अब ये जब कंडीशन होती है तो इस तरह से आता है नहीं आता, तो इसी तरह से आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम को ही ये शो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अल्फा और निकालना है कि ये वाला जो एंगल बना ये कितना बना। तो ये निकाल दो, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, साइन 90 बराबर 1, तो बी हो जाएगा। और साइन थीटा नीचे क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस 90, यहां पर बी साइन 90, तो बी साइन 90 तो हो जाता है 1 और बी कोस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया b बाय ए। और होता भी क्या है, यहां पर अगर आप tan अल्फा निकालो तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। प्रूव हो गया, चलो शांति मिल गई होगी अब तुम्हें कि हमारा सही आया है। नेक्स्ट केस देखो, स्पेशल केस, इफ थीटा बराबर 180, अगर थीटा 180 होगा तो क्या आएगा, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, बोलो जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कोस 80 की वैल्यू होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है और कोस 180 की -1। मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा तो a माइनस बी। और थीटा अगर 180 है, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अभी हमने देखा भी था जब रिजल्टेंट निकाला कि वो क्या होता है, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन। थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर थीटा 0 होता, मैं यहीं पर बनाऊंगी, थीटा बराबर 0, तो यहां पर क्या हो जाता, कोस 0
यहाँ पर -1 की जगह +1, यहाँ माइनस की जगह प्लस, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता और ये आ जाता है a प्लस बी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, स्पेशल केसेस भी, एनालिटिकल मेथड से भी, ठीक है। डायरेक्शन और देखनी रह गई है ना। tan 180 के केस में देखो, tan अल्फा क्या था वो, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos 180, ये भी 180, ठीक है। तो sin 180 क्या होता है, 0, ओके। sin 180 क्या होता है, 0। तो इसमें भी 0 आएगी, मतलब बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। जो बड़ा वाला वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में डायरेक्शन होगी। और अगर हम बात कर ले tan 0 की, मतलब जो थीटा 0 होता है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो यहाँ पर 0 आता। अब ये 0 आता, दैट मीन्स बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है। दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या आता, 0, मतलब 0 एंगल बना रहा है उसके बीच में, ठीक है। तो क्या आएगा, बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ये बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में क्यों कहा मैंने, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बनाता है, ठीक है। रिजल्टेंट हमेशा किसके साथ एंगल बनाता है, फर्स्ट वेक्टर के साथ बनाता है। और फर्स्ट वेक्टर के साथ जब थीटा 0 हो या 180, तो फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है। यहां तक कर लेना, कल हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक बार फिर से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लेना भाई।